रखा करें, जज्बाती ना हुआ करें ज़्यादा कि लिंक अभी नहीं आया ये वो। और दूसरी बात ये, चूँकि ये मगरिब की अजान का वक्त होता है तो अजान के वक्त बोलना जो है वो आपको पता है कि मुनासिब नहीं है, मना किया गया बोलने से। तो इसलिए जिस वक्त अजान हो रही होती है तो मैं इसलिए खामोश होता हूँ और आपको लिंक सेंड नहीं करता। तो अगर 2-3 मिनट का वक्फा पड़ जाए, 5 मिनट हो जाए तो उसको वेट कर लिया करें, टेंशन ना लिया करें ज़्यादा। अजान ख़त्म होते ही मैं आपको फिर दोबारा लिंक सेंड कर दिया करूँगा। ये नेक्स्ट लेक्चर से आप लोगों ने अब अपने जहन में रखना। जी, पहले लेक्चर के अंदर माशाल्लाह से जितने स्टूडेंट्स थे अब उसके हाफ रह गए हैं, तो मेरा ख्याल अटेंडेंस को लेके बच्चों को कोई इशू नहीं है। ओके जी, ज़रा ज्वाइन कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह क्लास शुरू करता हूँ। 1-2 मिनट सिर्फ और। ओके जी, मैंने लास्ट जो बात वाइंड अप की थी वो ARPANET का मैप मैंने आप लोगों को दिखाया था इन 1978, और लोकेशंस के बारे में बताया था कि अल्टीमेटली मूव करते हुए लंदन तक जो था ये ARPANET का जो नेटवर्क था ये फैल चुका था। 1971 के अंदर ईमेल को इन्वेंट किया गया, और वो जो साइंटिस्ट ARPANET के ऊपर काम कर रहे थे, जो नेटवर्क इंजीनियर्स ARPANET के ऊपर काम कर रहे थे, उन्हीं में से एक नेटवर्क इंजीनियर ने और प्रोग्रामर ने ईमेल को डिज़ाइन किया और ईमेल के लिए कोड लिखा, और 1971 में फॉर द फर्स्ट टाइम इसको इन्वेंट किया गया। अब कम्युनिकेशन जो ARPANET में पहले सिंपल मैसेजिंग सर्विस थी वो अब शुरू हो गई ईमेल्स के थ्रू, और ईमेल्स को यूज़ किया गया। अब ईमेल्स के लिए वेट कीजिएगा, ये जो ईमेल किसी पर्टिकुलर नोड को सेंड करनी है, ये एक अलग टेंशन थी कि अब हमने सेंड किस तरह करनी है। जरा वेट कीजिएगा। जी, तो ईमेल एक पर्टिकुलर नोड को सेंड करना ARPANET के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन थी कि एक पर्टिकुलर नोड को हमने किस तरह से ईमेल का मैसेज सेंड करना है। बहुत सारे जो नोड्स थे वो तो ARPANET के अंदर ऐड होते जा रहे थे, और कम्युनिकेशन एक खास नोड तक ही हमारी पहुंचे, बाकी नेटवर्क के जो लोग हैं वो उस कम्युनिकेशन को, उस ईमेल को ना देख सकें, तो इसके लिए ये टेंशन बन गई थी ARPANET के अंदर। हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर शामिल थे ARPANET के अंदर लाइक दिस वन, और अगर सपोज ये नोड इस नोड को ईमेल सेंड करना चाहता है तो क्या करेगा, किस तरह करेगा। अब आपको ये चीज का ख्याल रखना जरूरी है कि इस ARPANET के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं वो सेम आर्किटेक्चर के हैं, एक ही आर्किटेक्चर के सिस्टम यूज हो रहे हैं और एक ही नेटवर्क है। अब ईमेल मैसेज सेंड करनी है और किसी खास नोड को सेंड करनी है, और वो मैसेज सिर्फ उसी नोड को मिलना चाहिए और बाकी किसी नोड को नहीं मिलना चाहिए। दैट वाज अ चैलेंज। तो इस मकसद के लिए आईपी एड्रेस आजकल हम यूज करते हैं। ये हमें पता है कि आईपी एड्रेस, अगर आज हमने किसी भी नेटवर्क में किसी भी सिस्टम को कोई मालूमात भेजनी है तो आईपी एड्रेस को जरिए हम भेज सकते हैं और उसी सिस्टम को मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। लेकिन आईपी एड्रेस का कंसेप्ट अभी यहाँ पे तो यूज नहीं था हुआ, तो फिर कैसे ईमेल भेजी जाती थी? एट द रेट सिंबल, एट द रेट सिंबल जिसे हम अल्फा भी कहते हैं, @gmail.com, @hotmail.com, तो जो एट द रेट सिंबल है वो तो फॉर द फर्स्ट टाइम यूज किया गया था ईमेल को सेंड करने के लिए। यहाँ पे सिंबल कीबोर्ड के अंदर पहले से बना हुआ था लेकिन उसका कोई प्रॉपर इस्तेमाल यूजेज नहीं था हो रहा। यहाँ पे एट द रेट सिंबल को यूज किया गया पर्टिकुलर नोड को सेंड करने के लिए। सो अगर इस नोड को सेंड करना है तो इसके सिस्टम का एड्रेस, इसके सिस्टम का नाम
इस बंदे के सिस्टम का नाम, इस बंदे के सिस्टम का क्या नाम है, और उसके बाद एट द रेट के बाद उसका यूजर नेम, या यूजर नेम पहले, एट द रेट और सिस्टम का नाम बाद में। तो आप जिसका यूजर नेम लिख के एट द रेट करके और सिस्टम मशीन का नाम लिखते थे, तो उस पर्टिकुलर नोड को ईमेल सेंड हो जाती थी। अगर इसका नाम, सिस्टम का नाम लेट्स सपोज एबीसी है और इसका यूजर नेम बनाया गया है XYZ, तो XYZ एट द रेट एबीसी, या एबीसी एट द रेट XYZ, इस सीक्वेंस के तहत पर्टिकुलर नोड को ईमेल जो थी वो ट्रांसफर की जाती थी बाय यूजिंग एट द रेट सिंबल। ये ARPANET मैप है जो शो करता है कि इस नेटवर्क के अंदर जो हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर जुड़ चुके थे, उन सब के सिस्टम्स के नाम क्या थे, कौन कौन से लोग थे जो इस सिस्टम के ऊपर ऐड थे, किस तरह के सिस्टम्स थे। तो हर बंदे को अपनी टेबल के ऊपर ये मैप भी रखना पड़ता था, क्योंकि लेट सपोज अगर इस साइड वाले बंदे को, फॉर एग्जांपल दिस वन, इस बंदे को इस कंप्यूटर तक कोई मैसेज भेजना है, तो उसको कंप्लीट पाथ पता होना चाहिए कि मेरा जो मैसेज है वो कितने नोड्स को क्रॉस करके और इस तक पहुंचेगा, और इसका यूजर नेम क्या है और इसका पासवर्ड क्या है एंड सो ऑन, इसका यूजर नेम क्या है और इसका मशीन का नाम क्या है। तो ये चीजें याद रखनी पड़ती थी। अब हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स के यूजर नेम और उनके मशीन्स के नेम तो याद नहीं किए जा सकते, तो फिर उन्होंने, हर बंदे ने अपनी टेबल के ऊपर ARPANET का मैप रखा होता था, जिससे पता चलता था कि मशीन्स कौन कौन सी और वो बंदा किस लोकेशन पे किस जगह पे बैठा हुआ है। ये बड़ी प्रॉब्लम थी ARPANET के अंदर। अब यहां से एक मजीद टेंशन की शुरुआत हुई। ARPANET किसको मुयसर था, कौन से लोग थे जो ARPANET को यूज कर रहे थे? वो यूनिवर्सिटीज जिन्होंने ARPANET को बनाने में रिसर्च की थी, जो मैंने शुरू में बताया, UCLA और UC सांता बारबरा एंड सो ऑन, जो यूनिवर्सिटीज उन्होंने, और इसके अलावा वो लोग जिन्होंने इसको सक्सेसफुल बनाने में फंडिंग की थी, सिर्फ उनको ARPANET की सहूलियात मुयसर थी। सिर्फ वही लोग ARPANET के नेटवर्क के साथ जुड़ सकते थे, एंड स्पेशली जिनका काम था डिफेंस से रिलेटेड, सिर्फ उनको अप्रोच दी गई इस नेटवर्क की, बाकी किसी को नेटवर्क नहीं दी गई। अब आवाम पब्लिक ने सोचा कि हमारे पास तो नेटवर्क है ही नहीं, हम भी तो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चाचे से, रिश्तेदारों से, फुप्पो से, सबसे राब्ता करना चाहते हैं, अब हमने किस तरह राब्ता करना है? तो ARPANET तक तो हमारी एक्सेस है ही नहीं। ये तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ARPANET को मैं भी कनेक्ट कर लूं, मेरे रिश्तेदार भी कनेक्ट कर लें, तो फिर हम एक दूसरे को भी मैसेज सेंड कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं थी क्योंकि वो डिफेंस के लोगों के लिए बनाया गया था। सो फिर इस नेटवर्क के बाद कुछ और नेटवर्क्स बनाए गए। ARPANET यहाँ पे मेंशन किया गया सिर्फ लेबोरेटरीज को था और यूनिवर्सिटीज को जिन्होंने इसको फंड किया था। और मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टिल लैकिंग कनेक्टिविटी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे थे जिनके पास अभी तक कनेक्टिविटी की फैसिलिटी नहीं थी। कुछ यूनिवर्सिटीज थी जिनका शुरू में जिक्र किया गया, उनके पास ARPANET की फैसिलिटी थी, और बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसे थे जो अभी तक उस नेटवर्क का पार्ट नहीं थे। अगर वो नेटवर्क का पार्ट नहीं है, इट मींस वो एजुकेशन में भी बाकियों से पीछे हैं, क्योंकि जो लोग कनेक्टेड हैं, जो यूनिवर्सिटीज कनेक्टेड हैं, वो तो रिसर्च एक दूसरे के साथ उस नेटवर्क पे शेयर करते जा रहे हैं, लेकिन जो उसका पार्ट नहीं है, इट मींस वो रिसर्च में भी पीछे हैं। तो उन्होंने ये सोचा थी कि हमारे पास भी सम सॉर्ट ऑफ नेटवर्क फैसिलिटी होनी चाहिए। इस मकसद के लिए 1970s, लेट 1970s, 1975 के बाद की बात है, और 1980s के दरमियान ये कुछ और नेटवर्क थे जो बन गए। जिस तरह बिल्कुल ARPANET बना था, ये मैंने ARPANET राइट नीचे वाले कॉर्नर में लिखा हुआ है, इसी तरह के कुछ और नेटवर्क्स भी बना दिए। अब ये BETNET क्या है, NSF नेट क्या है, CS नेट क्या है, जिस तरह ARPANET, वो नेटवर्क जो ARPA ने बनाया, जिसको ARPA ने फंड किया, जिसमें ARPA के साइंटिस्ट ने हिस्सा लिया, इसी तरह BitNet, एक नेट मींस नेटवर्क और बिट मींस सम सॉर्ट ऑफ एब्रिविएशन है, जिन्होंने मिलकर ये नेटवर्क बनाया। इसी तरह NSF नेट एक और नेटवर्क है जिसका नाम NSF है, CS एक और नेटवर्क का नाम है। तो इन्होंने सोचा कि हमारे पास भी अब हम नेटवर्क अपने अपने बना लेते हैं। अब इन्होंने अपने सेपरेट सेपरेट तो नेटवर्क बना लिए, यहाँ से एक अलग टेंशन शुरू होने वाली है। वो टेंशन क्या है? एक ये नेटवर्क है BitNet, इस नेटवर्क के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं वो सेम आर्किटेक्चर के हैं। सिर्फ मैं स्पेसिफिक इसी नेटवर्क की बात कर रहा हूं, BitNet की। इस नेटवर्क के अंदर जितने सिस्टम हैं सेम आर्किटेक्चर के हैं। देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो IBM सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं या कोई खास टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। NSF नेट के अंदर कुछ सिस्टम्स अटैच हैं एक दूसरे के साथ, और इनका आर्किटेक्चर सेम है, मतलब इनका आपस में आर्किटेक्चर सेम है। देयर इज पॉसिबिलिटी कि ये इनसे डिफरेंट हो, इन सब का आपस में सेम है। एक नेटवर्क बनना है, इसके अंदर ये भी सिस्टम IBM का, ये भी सिस्टम, ये भी सिस्टम IBM का। अच्छा, ये नहीं सोच लेना कि BitNet के अंदर वाकई IBM सिस्टम से,
पे IBM मेंशन किया है। इस नेटवर्क के अंदर जो भी सिस्टम्स थे वो सारे सेम आर्किटेक्चर के थे। इसी तरह NSF नेट के अंदर भी कुछ सिस्टम्स थे जो नेटवर्क का हिस्सा थे, इन सब का आर्किटेक्चर सेम था। वो कौन सा था? देयर इज पॉसिबिलिटी वो HP होता। अब ये वाले नेटवर्क के कंप्यूटर्स इस नेटवर्क के कंप्यूटर से आर्किटेक्चर में डिफरेंट है। वो IBM के सारे सिस्टम्स का नेटवर्क है, ये HP के सारे सिस्टम्स का नेटवर्क है। इसी तरह CS नेट और ARPANET के सिस्टम्स के अपने अपने आर्किटेक्चर हैं। एक नेटवर्क के कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ बड़ी आसानी से लिंक कर सकते हैं। अगेन मेरी बात सुने, एक नेटवर्क के अंदर मौजूद कंप्यूटर, सिर्फ एक नेटवर्क की बात कर रहा हूं, लेट सपोज मैं सिर्फ ARPANET की बात कर रहा हूं। ARPANET के अंदर जितने सिस्टम्स मौजूद हैं वो एक दूसरे से बड़े अच्छे तरीके से राब्ता करते थे। क्यों? इनका आर्किटेक्चर सेम है, इनके रूल सेम है। इनको पता है कि हमने डाटा को प्रिंट कैसे करना है, डाटा को सेंड कैसे करना है, डाटा को रिसीव कैसे करना है। हमने अगर इस सिस्टम से इस सिस्टम तक ईमेल सेंड करनी है तो किस तरह सेंड करनी है, इनको पता था। इसी तरह इस नेटवर्क के अंदर जो सिस्टम्स थे वो उनका आर्किटेक्चर सेम था, ये एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा लिंक करते थे। इसी तरह ये नेटवर्क के कंप्यूटर एक दूसरे के साथ लिंक अच्छा करते थे। स्यापा तब पड़ा जब उन्होंने सोचा कि इनकी आपस में कनेक्टिविटी की जाए, इन सब को आपस में कनेक्ट किया जाए। क्योंकि आज जो सिस्टम्स हमारे सामने है, इंटरनेट मौजूद है, वो तो लाखों करोड़ों खरबों कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और हम इंटरनेट से कनेक्ट करते वक्त कभी नहीं सोचते कि अगले बंदे का जिससे हमने कनेक्ट करना है उसका आर्किटेक्चर क्या है, उसके सिस्टम का, वो कौन सा प्रोसेसर यूज कर रहा है, कौन सा मदरबोर्ड यूज कर रहा है, IBM का, HP का, डेल का, कौन सा। हमें एक टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अभी तो नेटवर्किंग की शुरुआत है, यहाँ पे इनके लिए बहुत बड़ा स्यापा है। ये फिर कह रहा हूँ मर गए यार, एक अलग टेंशन शुरू हो गई है साइंटिस्ट के लिए कि इतने सारे लोगों के नेटवर्क जो डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के हैं, अब उनको आपस में किस तरह कनेक्ट किया जाएगा। एक नेटवर्क के अंदर रूल सेम है, जरूरी तो नहीं कि दूसरा नेटवर्क भी सेम वही रूल्स यूज कर रहा है कनेक्टिविटी के लिए। एक सिस्टम के अंदर अगर ए अल्फाबेट ए किसी तरीके से प्रेजेंट हो रहा है, फॉर एग्जांपल 0100000010 फॉर एग्जांपल, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि दूसरे सिस्टम के अंदर ए किसी और तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा हो, 011111 एंड सो ऑन। तो आर्किटेक्चर तो डिफरेंट हो रहे हैं। ये यहाँ पे स्यापा पड़ रहा है कि डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करना है, सेंड एंड रिसीव कैसे करना है। अगर दूसरे नेटवर्क के किसी बंदे को मेल सेंड करनी है तो कैसे करनी है, किस सिंबल को यूज करना है, उसका यूजर नेम क्या होगा, उसका मशीन का नंबर क्या होगा, मशीन का आर्किटेक्चर क्या होगा। बहुत स्यापा ये वाला है। तो यहाँ पे जनाब रोल प्ले करते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स यहाँ पे जरूरत उनकी महसूस की गई। और आजकल हम जानते हैं कि TCP/IP प्रोटोकॉल हम लोग यूज कर रहे हैं। TCP/IP प्रोटोकॉल का बड़ा जबरदस्त फायदा है, बहुत सारे फायदे हैं इनके, आप नेटवर्किंग के अंदर पढ़े भी होंगे। फ्रेगमेंटेशन होती है, सेगमेंटेशन होती है, एरर डिटेक्शन होती है, और डाटा को रिप्रेजेंट करना होता है। डाटाग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन है। मुझे उम्मीद है कि ये हमारे चूंकि कोर्स का पार्ट नहीं है, ये मैं इनकी डिटेल में नहीं जा रहा। तो मेन मैं सिंपल आपको बेसिक सी चीज बता देता हूं कि प्रोटोकॉल TCP/IP को यूज करते हुए अगर एक नेटवर्क के अंदर डिफरेंट तरह के सिस्टम्स भी हैं, अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर एक नेटवर्क के अंदर डिफरेंट तरह के आर्किटेक्चर वाले सिस्टम्स हैं, अगर वो TCP/IP प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हैं तो वो सारे के सारे एक दूसरे को सेम अपीयर होते हैं कि वो एक ही तरह के हैं। आर्किटेक्चर डिफरेंट है लेकिन वो सारे चूंकि TCP/IP प्रोटोकॉल्स को रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को ऐसे अपीयर होते हैं जैसे चीनी एक दूसरे को अपीयर होते हैं। चाइनीज के लिए, बल्कि उनको वो तो शायद एक दूसरे के लिए मुख्तलिफ हो, हमें लगता है सारे चीनी एक तरह के ही हैं। तो समझ लें उन सब के अंदर TCP/IP प्रोटोकॉल आया हुआ है। तो डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के होके भी वो एक ही तरह के लगते हैं। तो ये फायदा है प्रोटोकॉल्स का, TCP/IP प्रोटोकॉल्स का। और महसूस की गई जरूरत, अभी TCP/IP प्रोटोकॉल की तरफ मैं मूव नहीं किया कि ये बन चुका हुआ है, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि आज TCP/IP प्रोटोकॉल ये काम कर रहा है। बहुत सारे और काम भी है जिनमें से एक ये काम है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया कि कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस अपीयर एग्जैक्टली द सेम, एक दूसरे को एक ही तरह के लगते हैं, हमें सारे एक दूसरे की भाई बहने हैं, कोई हमें फर्क नहीं है। तो इसमें जनाब हमने सबसे पहले देखा इंटरनेट को, और फिर हमने प्रोटोकॉल्स की तरफ भी मूव कर दिया कि जी प्रोटोकॉल्स क्यों जरूरी थे। और वेब एप्लीकेशंस के बारे में लास्ट में भी मैंने बताया था, कुछ इसको भी एक्सपैंड करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये 3-4 लाइंस हैं, जरा ध्यान से इसको पढ़ना है। और इसके बाद मैंने आपको एक असाइनमेंट देनी है जो आपने नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले मुझे सबमिट करवानी है, नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले। और असाइनमेंट्स और आपके सेशनल मार्क्स देने के मामले में मैं बिल्कुल कंजूसी नहीं करूंगा।
मेरी कोशिश होगी कि अगर फॉर एग्जांपल 100 सेशनल मार्क्स हैं तो आपको 99.9 मार्क्स दिए जाएं। आपने मुझे काम करके दिखाना है, जो आपको असाइनमेंट दी जाएगी वो आपने बना के मुझे देनी है। एक आधा क्विज भी लिया जाएगा। तो असाइनमेंट जो भी दूं, अगर आप चाहते हैं कि पूरे सेशनल मार्क्स आपको मिलें तो आपने असाइनमेंट्स मुझे बना के देनी है, और असाइनमेंट कॉपी पेस्ट नहीं होगी। आप नेट से हेल्प लें, आप बुक से हेल्प लें, जितों मर्जी, मतलब जहां से मर्जी आप हेल्प लेना चाहते हैं आप लें, लेकिन कॉपी पेस्ट इज नॉट अलाउड। आप अपने अल्फाज के अंदर उसको लिख दें, आपने टाइप करके वर्ड के अंदर मुझे बना के असाइनमेंट सेंड करनी है। वो असाइनमेंट क्या है वो मैं इन स्लाइड्स के बाद बताता हूँ। फिलहाल ये याद रखें कि असाइनमेंट आपने नेक्स्ट लेक्चर से पहले मुझे सेंड करनी है। आईपी एड्रेस इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, और मशीन जो कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, वहां पे ये यूज हो रहा है। 32 बिट नंबर्स का होता है, आपको पता होना चाहिए। 192.168.1.2 इस तरह का होता है। और इनमें जो पहला पार्ट है 192, इट इज 8 बिट नंबर। उसके बाद अगला है 192 के बाद डॉट है, डॉट के बाद 168, 168 अगेन 8 बिट नंबर है, फिर डॉट के बाद फिर 8 बिट नंबर है, और डॉट के बाद फिर 8 बिट नंबर है। मुझे उम्मीद है जो मैं बातें बता रहा हूँ ये आपको पता है। अगर नहीं किसी को पता होगा तो मुझे मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको मजीद क्लियर कर दूंगा। मैं जबानी कलामी बातें बोल रहा हूँ और वर्डिंग के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी को भी मसला होगा इस चीज का नहीं पता तो मैं नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर भी इनको क्लियर कर दूंगा। 192.168.1.1 आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल। तो जो पहला पार्ट है 192 डॉट से पहले पहले इट इज 8 बिट। उसके बाद डॉट के बाद जो भी नंबर है 168, इट इज 8 बिट। डॉट के बाद फिर 8 बिट, डॉट के बाद फिर 8 बिट। तो टोटल 32 बिट्स बनते हैं किसी भी आईपी एड्रेस के। 32 बिट्स कह लें या फिर आप उनको 4 बाइट्स कह लें, जिस तरह भी आप बोलना चाहते हैं। तो 8 बिट नंबर्स के तौर पे आप इनको लिखते हैं 8 बिट एंड सो ऑन। 8 बिट्स सेपरेटेड बाय पीरियड्स। इनको जो कॉलम्स आप लगाते हैं या कॉमा लगाते हैं या फुल स्टॉप लगाते हैं, उनके जरिए आपने इसको सेपरेट करना होता है। 4 पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय इंटरनेट राउटिंग। इंटरनेट राउटिंग का अच्छा जी, मैं अपनी मेन असाइनमेंट की तरफ आता हूँ। हमारे मल्टीपल नेटवर्क्स हैं। याद रखें जी, मैंने अभी आपको ये बात बताई है कि अगर डिफरेंट आर्किटेक्चर के सिस्टम है ना, अगर तो सेम है, जैसे मैंने आरपानेट की बात की, तो हमें आईपी एड्रेस की टेंशन की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा सेंड कर रहे थे, ईमेल सेंड कर रहे थे बाय यूजिंग @ सिंबल, मशीन नेम और यूजर नेम। हमें पता चलता था कि हमारा डाटा सिर्फ उसी सिस्टम के पास जाएगा और किसी के पास नहीं जाएगा। अब आगे आर्किटेक्चर डिफरेंट, जैसे आजकल मैं इंटरनेट की बात कर रहा हूँ। इंटरनेट के दौर में ढेर सारे नेटवर्क्स हैं, डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर्स हैं। ये असाइनमेंट की मैं बातें बता रहा हूँ आपको। डिफरेंट आर्किटेक्चर के सिस्टम है। अब हर सिस्टम की पहचान हो रही है उसके आईपी एड्रेस से। हर सिस्टम की पहचान हो रही है उसके आईपी एड्रेस से। आपने किसी भी सिस्टम को अगर एक्सेस करना है तो आपको उस सिस्टम का आईपी एड्रेस पता हो, राब्ता करेंगे। इट इज क्लियर कि हर सिस्टम के साथ राब्ता उसके आईपी एड्रेस के जरिए ही होता है। अगेन मैं लाइन रिपीट कर रहा हूं। इट इज क्लियर कि हर सिस्टम से राब्ता उसके आईपी एड्रेस के जरिए ही होता है। नाउ, जब आप किसी सिस्टम को एक्सेस करते हैं तो क्या आप उसका आईपी एड्रेस लिखते हैं? आप तो उसका आईपी एड्रेस नहीं लिखते हैं। आप क्या लिखते हैं? आप यूनिवर्सिटी के सर्वर को एक्सेस करते हैं, यूनिवर्सिटी के सिस्टम को एक्सेस करते हैं, तो आप तो लिखते हैं www.uaf.edu.pk। आपने तो ये वाला यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल लिखा अपने ब्राउजर के अंदर, एंटर का बटन प्रेस किया, और बगैर आपने आईपी एड्रेस लिखे यूनिवर्सिटी के सिस्टम को एक्सेस भी कर लिया। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जब भी कोई सिस्टम एक्सेस होता है आईपी एड्रेस से ही होता है। लेकिन आपने तो आईपी एड्रेस को यूज नहीं किया, आपने तो यूआरएल को यूज किया। आपका लिखा हुआ यूआरएल किसी भी सिस्टम के आईपी एड्रेस को किस तरह मैप करता है? अगेन रिपीट कर रहा हूं। आपके ब्राउजर में लिखा हुआ आई यूआरएल, जो आप ब्राउजर में यूआरएल टाइप करते हैं, वो किसी भी सिस्टम के आईपी एड्रेस को किस तरह मैप करता है? ये आपकी असाइनमेंट आपने मुझे बताना है कि किस तरह मैप होता है। हर सिस्टम एक्सेस होता है आईपी एड्रेस के जरिए। लेकिन आप जब भी किसी सिस्टम को आईपी एड्रेस के जरिए एक्सेस करते हैं, आप किसी सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप घर बैठे यूआरएल लिखते हैं अपने ब्राउजर के अंदर।
होना तो चाहिए आईपी एड्रेस के जरिए। तो आपका जो लिखा हुआ यूआरएल है वो आईपी एड्रेस को किस तरह मैप करता है? कैसे पता चलेगा कि ये वाला यूआरएल का मतलब है कि फलां कंप्यूटर वाले फलां आईपी एड्रेस वाले कंप्यूटर के पास चले जाओ और उससे हमारी रिक्वायर्ड मालूमात लेके आओ। जब आप लिखते हैं www.uf.edu.pk, आपके ब्राउजर को कैसे पता चलता है कि जो यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है आप बेसिकली उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो यूआरएल टू आईपी एड्रेस मैपिंग किस तरह होती है, कौन सी चीज इसमें इन्वॉल्व होती है, ये आपकी असाइनमेंट है। ये आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले मुझे बताएंगे अगर आप सेशनल मार्क्स लेना चाहते हैं, और अगर नहीं लेना चाहते तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप बेशक ना बना के भेजें। आज के लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं जी। आप लोगों ने लीव नहीं करनी मीटिंग, मैं अटेंडेंस लगा लूँ उसके बाद आप लोग जा सकते हैं। वेट करें ज़रा 2-3 मिनट।